Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with your first chapter, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. In the previous lecture, we saw four things. The first was difference between bookkeeping and accountancy. Second was the flow of accounts. Third was features of bookkeeping. And the fourth was what are the methods to solve accounts. In today's lecture, we are going to understand few terms. So, let's start. So guys, today we are going to learn about 8 different terms. The very first term is accounting year. So guys, what is accounting year? The period for which a company prepares its books of account is known as accounting year. मतलब in short 12 महीने को accounting year कहते हैं. तो accounting year भी दो types के होते हैं. The very first type is calendar year and the second type is financial year. Calendar year तो हम सबको पता है, 1 जनवरी से चालू हो गए 31 दिसंबर, उसे कहते हैं कैलेंडर ईयर. तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से चालू हो गए 31 मार्च तक. बहुत सारी कंपनीज फाइनेंशियल ईयर को ही अपना अकाउंटिंग ईयर बनाती है. वो लोग का नया बुक चालू होता है 1 अप्रैल से और वो एंड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च तक. वो पूरे पीरियड को वो लोग कहते हैं अकाउंटिंग ईयर. ओके, सो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप कैलेंडर ईयर प्रेफर करो या फाइनेंशियल ईयर. ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. बट टैक्स पर्पस के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज फाइनेंशियल ईयर एज देयर अकाउंटिंग ईयर. समझ गए? नाउ द सेकेंड टर्म इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. ये वर्ड्स आप बहुत सुनने वाले हो. अपने पूरा जो आपका अकाउंट्स है इसी वर्ड्स पे बेस्ड है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. तो फर्स्ट टर्म है एसेट. नाउ व्हाट इज़ एन एसेट? एनीथिंग दैट हैज़ अ वैल्यू फॉर द बिजनेस. मतलब बिजनेस के पास जितना भी प्रॉपर्टी, जितना भी मशीनरी, जितना भी चीज़ें हैं, जो भी वैल्यू करता है बिजनेस को, उसे एसेट कहते हैं. आप एक बिजनेस, एक ऑफिस में जाओ और आपको जो भी फिजिकल चीज़ें दिख रही है वो सारी चीज़ें एसेट. जैसे आप क्लासरूम में एंटर कर दो, आपको बेंच दिखा, वो एसेट. ब्लैक बोर्ड दिखा, वो एसेट. आपको मार्कर दिखा, वो एसेट. सारी चीज़ें जो कंपनी के लिए वैल्यू रखती है, उसे लॉन्ग टर्म के लिए काम आती है, उसे कहते हैं एसेट. एसेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द वेरी फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट. अभी फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है गाइस? जो एसेट आप फिजिकली टच कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में जब जाते हो तो ब्लैक बोर्ड है या फिर बेंचेस है, वो सारी चीज़ें आप फिजिकली टच कर सकते हो, उससे कहते हैं एसेट, फिक्स्ड एसेट्स. और एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कंपनी के पास कंप्यूटर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, बिल्डिंग्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, मशीनरी होता है, वो सारे एसेट्स को वो लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स. अभी गाइस, फिक्स्ड एसेट्स का एक मेन डेफिनेशन ये है कि जो भी एसेट, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ कंपनी के पास 12 महीने के ऊपर रहेगी, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए रहेगी, उसे ही वो कहेंगे फिक्स्ड एसेट्स. तो फिक्स्ड एसेट्स पढ़ते हैं. The assets which give long-term benefits that is more than 1 year accounting period, 12 months का, that is known as fixed assets. अभी fixed assets जो है ना कंपनी के पास, वो भी दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं tangible और एक होते हैं intangible. Tangible and intangible का plain English meaning है tangible, the thing which you can touch. अगर आप कोई चीज़ को टच कर सकते हो उसे कहते हैं tangible. फिक्स एसेट्स का, टैंजिबल एसेट्स का एग्जांपल है जैसे कि कंप्यूटर्स, ब्लैक बोर्ड या फिर मशीनरी या फिर कार या फिर जो चीज़ें आप फिज़िकली टच कर सकते हो और जो चीज़ लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कंपनी के पास रहती है, मतलब 1 साल के ऊपर के लिए कंपनी के पास रहती है, उसे आप कहते हो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है. तो अब इंटैंजिबल क्या हुआ? इंटैंजिबल वो एसेट्स हुए जो आप टच नहीं कर सकते. ऐसे भी कोई एसेट्स होते हैं जो टच नहीं कर सकते? यस, जैसे कि गुडविल. अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं गुडविल का. समझो रिलायंस कंपनी है. रिलायंस का नाम आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, हम सब ने रिलायंस सुना है. जब कोई रिलायंस कंपनी का प्रोडक्ट आता है तो कस्टमर्स आँख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा. तो जब आपके मन से निकलता है ना कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा बिकॉज रिलायंस ने बनाया है, उसे कहते हैं गुडविल. गुडविल मतलब नाम, नाम होने को कहते हैं गुडविल. तो जब कंपनी इतना नाम कमा लेती है कि उसका सिर्फ नाम के वैल्यू पे ही बिक जाता है, उसे कहते हैं इंटैंजिबल एसेट्स. ओके गाइस, तो हमने देखा अभी तक सबसे पहला टाइप ऑफ एसेट वाज फिक्स्ड एसेट्स. और फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप होते हैं, टैंजिबल और इंटैंजिबल.
द सेकेंड टाइप ऑफ एसेट्स इज करंट एसेट्स. जो भी एसेट 1 साल के ऊपर तक कंपनी यूज़ करेगी उसे कहते हैं आप फिक्स एसेट्स. तो जो भी एसेट 1 साल के नीचे के लिए यूज़ करेगी उसे कहते हैं करंट एसेट्स. एग्जाम्पल्स है करंट एसेट्स के, समझो डेटर्स. आप ये सारे वर्ड्स देखोगे, डेटर्स है, कैश है. अच्छा, कैश कैसे? कंपनी के पास समझो पैसा आया, उसने सेल्स किया और कंपनी के पास पैसा आया, तो कंपनी क्या 1 साल तक वो पैसे का बंडल ऐसे अंदर रखेगी कि नहीं मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं ये 1 साल के बाद ही यूज़ करूँगा? नहीं ना. तो ऐसे सारे एसेट्स जो 1 साल के अंदर यूज़ कर सकती है कंपनी, उसे कहते हैं करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स आर द एसेट्स विच गिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट दैट इज लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 12 मंथ्स. अब एक और टाइप के एसेट्स आपको देखेंगे, वो होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स. चलो, एक तो समझ गए लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स. जो शॉर्ट टर्म होते हैं 12 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं उसे कहते हैं करंट एसेट्स. तो ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? इट इज़ नॉट इन फिजिकल पोसेशन. एडवर्टाइजमेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपको याद हो लक्स का बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आते थे. शाहरुख खान, करीना कपूर, ये सारे बड़े बड़े स्टार्स एडवर्टाइजमेंट के लिए जाते थे और टीवी पे दिखता था लक्स का ऐड. तो हर पेरेंट सोचता होगा ओ इतने बड़े बड़े स्टार एडवर्टाइज कर रहे तो ज़रूर ये प्रोडक्ट अच्छा होगा. इसी को कहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स. कंपनी शाहरुख खान, करीना कपूर एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इतना पैसा डाल देती है और उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होता है कि आज तक लोगों को याद है कि लक्स इज़ अ गुड प्रोडक्ट बिकॉज बड़े बड़े स्टार्स ने एडवर्टाइज़ किया है. ऐसे एसेट्स जो फिजिकली टच कर नहीं सकते पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे उसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स. ओके गाइस, सो बेसिकली एसेट्स मतलब द कंपनी के पास जो वैल्यू है, जो उनका खुद का है वैल्यू फॉर द बिजनेस, इट इज़ नोन एज एसेट. तो अब लाइबिलिटी क्या हुआ? The second term is liability. Liability exactly opposite. Amount payable by the business to others. मतलब कंपनी को जो दूसरे लोगों को पेमेंट करना होगा. हर चीज़ तो कंपनी को मिलेगा नहीं, कंपनी को भी कुछ पे करना पड़ेगा ना. जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, कंपनी को लोन रीपे करना है. देखो, बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो लेना पड़ता है. पैसा आएगा कहाँ से? कंपनी दूसरे लोगों से लोन लेती है तो वो लोन रीपे करना पड़ेगा. तो ऐसी सारी चीज़ें होती है लाइबिलिटीज़. अब लाइबिलिटी भी 2 टाइप में हो जाती है, एक फिक्स लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी. फिक्स मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जैसे कि एसेट था. फिक्स एसेट्स मतलब कौन सा? जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम तक कंपनी के पास रहता है. उसी तरह फिक्स लाइबिलिटी मतलब जो 12 महीने से ज़्यादा कंपनी के पास लाइबिलिटी रहती है. लाइबिलिटी मतलब कंपनी को जो रीपेमेंट करना है, पेएबल बाय द कंपनी. ठीक है, तो फिक्स लाइबिलिटी पढ़ लेते हैं. द लाइबिलिटी विच आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड दैट इज मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स इज नोन एज फिक्स लाइबिलिटी. ठीक है, हर जगह मैंने अकाउंटिंग ईयर वर्ड यूज़ किया जिससे आप लोग को याद रहे अकाउंटिंग ईयर मतलब 12 मंथ्स का पीरियड. ओके, द सेकेंड पार्ट इज करंट लाइबिलिटी. अब ये करंट लाइबिलिटी क्या होती है? एग्जैक्टली जो फिक्स एसेट अगर लॉन्ग पीरियड के लिए है तो करंट मतलब जो 12 मंथ्स के अंदर पे करना है. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक आपका फ्रेंड आता है, आपको 100 रुपीज़ लोन देता है और बोलता है मुझे अगले महीने वो 100 रुपये वापस दे देना. तो ये अगले महीने मतलब 1 मंथ के अंदर आप पे करो विच इज़ लेस देन 12 मंथ्स, तो उससे कहेंगे आप करंट लाइबिलिटीज़. उसी जगह आपका फ्रेंड आके आपको लोन देता है 1000 रुपीज़ का और बोलता है मुझे अगले साल दे देना पैसा. तो वो जब अगले साल पैसा देने के बाद आई मतलब आपको पेएबल बाय यू, तो उसे कहेंगे लाइबिलिटी. और एंड इट इज़ मोर देन 12 मंथ्स, इसलिए उसे कहेंगे फिक्स लाइबिलिटी. तो करंट लाइबिलिटी एक और बार पढ़ लेते हैं. द लाइबिलिटी विच आर पेएबल आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड दैट इज लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स. ठीक है गाइस, ये जो फिक्स लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी है ना, वो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख जाएगी. आप अपने बुक में लिखोगे कि मुझे 1000 रुपये 1 साल के बाद पे करना है या फिर मुझे 100 रुपये 1 महीने के बाद पे करना है. पर देर इज़ वन मोर टाइप ऑफ लाइबिलिटी जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती. उसे कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिंजेंट लाइबिलिटी का एक बहुत ईजी एग्जाम्पल है, जैसे कोर्ट केस. कोर्ट केस का एक एग्जाम्पल लेते हैं. समझो आप और आपका फ्रेंड मिस्टर राम मैकडॉनल्ड्स गए आलू टिक्की खाने. अभी आलू टिक्की जब खा रहे थे तभी आलू टिक्की में आलू ही नहीं था. तो राम ने बोला चलो हमें मैकडॉनल्ड्स के ऊपर कोर्ट केस करना है. तो ये जो कोर्ट केस है वो हो गई कंटिंजेंट लाइबिलिटी. मतलब
कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन गुनहगार है, मिस्टर राम विच इज़ योर फ्रेंड, या फिर कंपनी मैकडोनल्ड्स। तो ऐसी लाइबिलिटी जो शायद आपको रीपे करना पड़े, शायद मैकडोनल्ड्स को आपको पे करना पड़े, वो अभी तक फिक्स तो हुआ नहीं है, वो फिक्स करेगा कोर्ट। तो ऐसे लाइबिलिटीज़ को कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। पढ़ लेते हैं। अ लाइबिलिटी विच मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट। मे अराइज इन द फ्यूचर, अभी तक हमें पे करना है ऐसा गारंटी नहीं मिला है। कोर्ट ने बोला मैकडोनल्ड्स को पे करना पड़ेगा, तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी फिर नॉर्मल लाइबिलिटी बन जाएगी, तब तक वो रहेगी कंटिंजेंट लाइबिलिटी। चलो गाइस, अभी तक हमने देखा दो टर्म्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं और लाइबिलिटीज़ के भी 3 टाइप्स। अब सो द थर्ड टर्म विच यू विल फ्रीक्वेंटली सी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कैपिटल एंड ड्राइंग। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल मतलब क्या, समझो एक एग्जाम्पल है। आपने और आपके 5-6 फ्रेंड्स ने सोचा हम एक बिज़नेस चालू करते हैं, एक होटल चालू करते हैं। वो जो 5-6 होटल ऐसे ही ओवरनाइट चालू तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए लगेगा रोकड़ा। तो वो रोकड़ा कहाँ से आएगा? तो आपके 5 फ्रेंड्स आप सोचते हो कि चलो हम लोग सब 1-1 लाख रुपए डालते हैं कंपनी के अंदर और एक होटल, एक ढाबा कुछ चालू करते हैं छोटे स्केल में। ये जो 1-1 लाख रुपए आप सब ने ला के एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसे कहते हैं कैपिटल। चलो पढ़ लेते हैं। कैपिटल, उसे नेटवर्थ भी कहते हैं या ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। The total amount invested into the business by the owner is called the capital. वो होटल आप 5 फ्रेंड्स ने मिलके खोला था। आप 5 फ्रेंड्स ने जब वो होटल में पैसे डाले, वो पैसों को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब होटल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे कैपिटल करके। मतलब कैपिटल इज़ द मनी विच इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर्स। चलो, कैपिटल समझ गया। नेटवर्थ मतलब कैपिटल ही होता है, और ओनर्स इक्विटी मतलब क्या? अभी ये तो छोटा होटल था, होटल आप लोग 5 ने मिलके खोला था, इसलिए आपने कैपिटल बोल दिया। अभी समझो रिलायंस है। रिलायंस का आपने सुना होगा, कभी शेयर्स आता है, कभी किसी आपके पेरेंट्स के मुंह से या किसी के साथ बैठ के सुना होगा कि शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे वर्ड सुने होंगे। मतलब रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी जो होती है, वो बाहर वालों से पैसे मांगती है, बिकॉज उनके पास इतने पैसे तो नहीं होते कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो वो जब बाहर वालों से पैसे मांगती है, उन्हें वो कहती है ओनर्स इक्विटी, राइट। इन शॉर्ट, एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल का 2 फॉर्मूलाज है, नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। मतलब जो हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, जितना भी एसेट्स है कंपनी का माइनस लाइबिलिटी कर देंगे ना, उससे आपको मिलेगा कैपिटल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। समझो आपके होटल बिजनेस में जो था ना, होटल में आपके पास 5 लाख रुपीज़ का एसेट्स था। मतलब जितने भी चेयर्स थे, जितना भी फूड था, वो सब मिला के हो गया 5 लाख रुपीज़। AC, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी मिला के था 5 लाख रुपए। उसमें से बाहर वालों को आपको पे करना था 2 लाख रुपीज़। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीज़। तो एसेट्स माइनस द लाइबिलिटी विल गिव यू कैपिटल। और कैपिटल का सेकेंड फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अच्छा, ये रिजर्व्स वर्ड क्या होता है? गाइस, रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट। आपने होटल खोला, होटल आज खोला है, 1 साल बाद आप अकाउंटिंग पीरियड ईयर एंड होने के बाद आप देखोगे आपने कितना प्रॉफिट कमाया। जो भी प्रॉफिट कमाया उससे कहते हैं रिजर्व्स। तो कैपिटल का एक और फॉर्मूला, नेटवर्थ का एक और फॉर्मूला होता है कैपिटल, मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपए प्लस आपका पूरा प्रॉफिट। ओके गाइस, अब सेकेंड टर्म है ड्राइंग्स। अब कैपिटल मतलब इन्वेस्टेड इन द कंपनी, तो ड्राइंग्स क्या होना चाहिए? ड्राइंग्स इज द अमाउंट विच इज़ विदड्रॉन बाय द कंपनी। अभी विदड्रॉ क्यों करोगे? आपको भी तो घर चलाना है। आपने इन्वेस्ट तो कर दिया 1-1 लाख रुपए होटल में, बट आपको भी तो घर खर्चा चलाना है ना। तो वो जब एक ओनर अपने कंपनी में से पैसे विदड्रॉ करता है, उससे कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इज द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट्स एक्सेट्रा विदड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्राइंग। पर्सनल यूज़ होना चाहिए गाइस। एक एग्जांपल लेते हैं। आप 5 फ्रेंड्स ने 1-1 लाख रुपए जब इन्वेस्ट किया, हमने उसको कह दिया कैपिटल। अभी आपको एक नया फ़ोन ख़रीदना है पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप सोचते हो चलो मैं अपने होटल बिजनेस से पैसे निकाल लेता हूँ।
तो वो जो 10,000 या 20,000 रुपये आप निकालोगे एक फ़ोन खुद के लिए, सेल फ़ोन खरीदने के लिए, उससे कहेंगे ड्राइंग्स। तो इन द बुक्स ऑफ होटल, होटल के बुक्स में ये सारी बातें होने वाली। इन द बुक्स ऑफ होटल 1 लाख रुपीज़ विल बी योर capital and the 10,000 which you have withdrawn will be your drawing. The next term which we are going to see frequently in the books of accounts are debtors and creditors. चलो अब debtors और creditors क्या होता है एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। आपकी समझो एक उस सेलफोन की शॉप है। ये जो सेलफोन है, एक कस्टमर आता है, आप उसको सेलफोन बेचते हो, 20,000 का सेलफोन है, बट वो बोलता है यार मेरे पास आज तो पैसे है नहीं, मैं आपको 3 दिन बाद पैसे देता हूँ, मुझे सेलफोन आज ही चाहिए पर मैं आपको पैसे 3 दिन बाद दूंगा। क्या पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। आज माल तो लेके गया, आज सेलफोन तो लेके जाएगा, पर पैसे कुछ दिनों बाद देगा। द पर्सन टू whom we are selling but who is going to pay us the money later is known as debtor. रीड कर लेते हैं। A person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor. On credit जो वर्ड है ना, मतलब उधारी पे, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। तो द पर्सन टू whom we are going to sell and he is going to pay us later, या मतलब उधारी पे उसने अपना माल खरीदा है, अपना गुड्स खरीदा है, उससे कहते हैं डेटर्स। अच्छा, गुड्स मतलब माल, मतलब जो हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उससे कहते हैं गुड्स। हम अगर सेलफोन बेच रहे हैं तो सेलफोन विल बी आर गुड्स। अगर हम क्लॉथ मर्चेंट है तो हम कपड़ा बेच रहे हैं तो कपड़ा हो जाएगा गुड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस इट विल बी गुड्स। और सर्विसेज मतलब जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो वो कुछ बेचता नहीं है पर फिर भी आप उसको पैसे देते हो, तो आप उसको सर्विस के लिए पैसा देते हो। तो ये जो दो वर्ड्स है गुड्स एंड सर्विसेज। तो वी हैव ऑलरेडी सोल्ड आर सर्विस और गुड्स बट वी हैव नॉट रिसीव्ड आर मनी, मतलब उधारी पे बेचा है, तो वो जो बंदा है सामने वाले जिसको हमने उधारी दी है उसे कहते हैं डेटर्स। तो गाइज अब क्रेडिटर्स मतलब क्या? क्रेडिटर्स मतलब उल्टा, मतलब हमने किसी से उधारी पे खरीदा है। अभी ये जो सेलफोन है जो हमने किसी को बेचा, वो हमने किसी और से खरीदा भी होगा, राइट? तो हमने उसको बोला मैं तुझे 5 दिन बाद पैसा दूंगा, जब मुझे ही पैसा नहीं आया तो मैं कैसे तुझे दे दूँ? तो वो जो हमने किसी को बोला कि आप मुझे उधारी पे गुड्स दे दो, उससे कहते हैं क्रेडिटर्स। रीड करते हैं। अ क्रेडिटर टू whom business has to pay for getting goods or services on credit is known as creditor. मतलब जिसको उधारी पे, जिससे हमने उधारी पे खरीदा उसे कहते हैं क्रेडिटर। तो गाइस ये जो डेटर है वो हमारा एसेट होना चाहिए या लाइबिलिटी होना चाहिए? वो एक एसेट है क्योंकि हमें पैसे बाद में मिलने वाले हैं। तो डेटर इज़ एन एसेट टू द कंपनी और उसी तरह क्रेडिटर इज़ अ लाइबिलिटी टू द कंपनी। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि हमें आगे जाके वो पैसे देने पड़ेंगे, तो उधारी हो गई ना, पे करना पड़ेगा, पेएबल हो जाएगा, तो इट इज़ अ लाइबिलिटी। फिर ग्रीन में क्या लिखा है? अ डेटर इज़ अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस एंड क्रेडिटर इज़ अ पर्सन टू होम बिजनेस ओव्स मनी। ठीक है। अभी गाइस समझो वो जो बंदा था जिसको हमने 20,000 का सेलफोन बेचा, वो 3 दिन बाद आया ही नहीं, वो तो सेलफोन लेके भाग गया। तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं बैड डेट्स। मतलब एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज नोन एज बैड डेट्स। मतलब जिसको हमने उधारी पे बेचा था वो पैसा लेके भाग गया, तो उसे कहते हैं बैड डेट्स। ओके गाइस, द नेक्स्ट टर्म वी आर गोना सी इज एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो बिजनेस का जो भी खर्चा होता है उसे वो कहते हैं एक्सपेंडिचर। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सबसे पहले है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब द खर्चा, जो भी खर्चा एसेट्स परचेज करने के लिए किया है ना, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब समझो एक कंपनी है, उसने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप तो बहुत टाइम तक यूज़ होने वाला है, 3 साल 4 साल 5 साल, तो मोर देन 1 ईयर हो जाएगा, मतलब ये फिक्स्ड एसेट हो गया। सो जो भी खर्चा इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट है बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑफकोर्स लैपटॉप खरीद रहे हो, बड़ा खर्चा कर रहे हो, तो वो खर्चा, एक लैपटॉप अगले साल तो आप फेंक नहीं दोगे कि चलो नया खरीदते हैं, वो 4 साल तक चलने वाला है, तो वो बेनिफिट्स फॉर द लॉन्ग पीरियड। एक एग्जांपल है परचेज ऑफ मशीनरी। कंपनी में मशीनरी होता है, बिल्डिंग्स होता है, कंप्यूटर्स होता है, ये सारी चीज़ें के लिए जो खर्चा होता है उससे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ गाइस? उल्टा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो डे टू डे बिजनेस में काम आने वाला है, जो एक साल के अंदर अंदर उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी देना है अपने एम्प्लॉयज़ को। आपका वो मोबाइल का शॉप था, उसमें आपने 2 जनों को रखा था एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको आप हर महीने सैलरी देने वाले हो। ये जो हर महीना सैलरी जाएगा उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़ लेते हैं। नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। बेनिफिट्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, appears on the debit side of trading account and P&L account. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। और एग्जाम्पल है रेंट पेड, मतलब भाड़ा दिया, कोई आपने रूम में आपने शॉप खोला था, गोडाउन परचेज किया है तो वो सबका भाड़ा जाएगा। सैलरी हर महीना पे होगा, वेजेस पे होगा, ये सारी चीज़ें जो एक एक महीने या पर डे बेसिस पे काम आती है उससे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक। थर्ड है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा गाइस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जिसका नेचर तो रेवेन्यू का होता है पर उसका बेनिफिट एक साल के ऊपर तक काम आता है। वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों जगह दिखेगा। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो गाइस सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों जगह दिखता है। पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट्स ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझो हमने वो लक्स का एग्जाम्पल दिया था कि उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, उसने लक्स ने शाहरुख खान को एग्जाम्पल लेते हैं 50 लाख रुपीज़ दिया होगा। अब आप एक दिन में 50 लाख रुपीज़ का खर्चा करोगे तो वो कितना बड़ा खर्चा हो जाता है। आप ऐसे ही जाके कोई कंपनी 50 लाख का खर्चा तो करेगी नहीं। तो वो कंपनी बोलती है मुझे पता है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर ये जो 50 लाख है वो सिर्फ मुझे आज काम नहीं आएगा। आज मैंने पूरा 50 लाख पे तो कर दिया, बट वो मुझे काम आएगा 5 साल तक, क्योंकि वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो 5 साल तक टीवी पे आने वाला है। तो द नेचर इज रेवेन्यू, क्योंकि आज का आज पूरा 50 लाख तो चला गया, बट उसका जो बेनिफिट है वो 5 साल 10 साल तक काम आएगा। उसे कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखते हैं। रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस पता है? 50 लाख आप बैलेंस शीट में दिखा दोगे, पर उसको थोड़ा 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 करके कम करते जाओगे कि चलो 50 लाख में से पहले साल 10 लाख यूज़ हो गया, सेकेंड ईयर 10 लाख यूज़ हो गया, थर्ड ईयर भी 10 लाख यूज़ हो गया, ऐसे 5 साल में उसको ज़ीरो कर दोगे। उसे कहते हैं राइट ऑफ करना। Such written off amount is shown on the debit side of profit and loss account and unwritten amount is shown on the asset side of balance sheet. देखो 50 लाख में से 10 लाख ये साल यूज़ होने वाला है। जो पूरा 50 लाख है गाइस वो 5 साल तक यूज़ करने वाले हैं। अगर 5 साल तक यूज़ करने वाले हैं तो उसको डिवाइड कर देते ना। पहले साल एग्जाम्पल ले लेते 10 लाख यूज़ होगा, सेकेंड साल 10 लाख यूज़ होगा, थर्ड लाख 10 लाख, ऐसे करके 5 साल में डिवाइड कर देते हैं। तो वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ एवरी ईयर टिल उसका वैल्यू होने वाला है। एग्जाम्पल है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट्स या हैवी लीगल चार्जेस। नेक्स्ट टर्म इज कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है समझते हैं। गाइस समझो आपका सेलफोन का शॉप है। आपका एक फ्रेंड आता है राम, और वो बोलता है मुझे है ना 20 सेलफोन्स चाहिए, सही सही भाव लगा ना, कितना देगा? ये जो हम बोलते हैं ना सही सही भाव लगा, मतलब वो डिस्काउंट मांग रहा है। तो हम बोलते हैं यार 20 सेलफोन्स है, बहुत बड़ा सेल हो जाएगा, चल इसको 5% का डिस्काउंट दे देते हैं। जो डिस्काउंट हमने बल्क परचेज कर रहा है इसलिए दिया है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सो लिखा है गिवन ऑन बल्क परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब हमने उसको डिस्काउंट दिया जस्ट बिकॉज उसने एक साथ 20 सेलफोन्स खरीदे। द डिस्काउंट विच इज़ गिवन ऑन बल्क परचेज इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखोगे? आपने 20 सेलफोन्स बेचा एट द रेट ऑफ 95%, क्योंकि 5% का तो डिस्काउंट दे दिया आपने। तो आपने ये जो 5% है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाओगे। ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक एग्जाम्पल इसमें भी है।
एग्जाम्पल है, इफ गुड्स ऑफ ₹1000 आर सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट विल बी रिकॉर्डेड विल बी 950। 950 कैसे? 10,000 का 5% इज 50 रुपीज़, इसलिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स दिखाएंगे वो होगा 950 रुपीज़ का। आप अपने बुक में जाके लिखोगे आज मैंने सेल किया 950 रुपीज़ का, ना कि 1000 रुपीज़ का। ओके, बोथ द परचेजर एंड सेलर विल रिकॉर्ड इट एज 950 एंड नॉट ₹1000। ओके, तो इन शॉर्ट ट्रेड डिस्काउंट मतलब किसी ने बल्क परचेज किया है इसलिए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो अब कैश डिस्काउंट क्या होगा? कैश डिस्काउंट मतलब अभी वो जो बंदा आया था उसने एक सेलफोन खरीदने के लिए आया था, राइट, 20,000 का। उसने बोला मैं 3 दिन बाद पैसा नहीं दूंगा, मैं तुझे अभी का अभी 20,000 रुपीज़ दे दूंगा, कुछ तो डिस्काउंट कर। तो आप बोलते हो कि चल यार अभी का अभी पैसा मिल रहा है, बैड डेट्स नहीं होगा मेरा, वो बाद में भाग गया तो क्या करूँगा, चल इसको 5% का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ये जो 5% का आपने डिस्काउंट दिया जस्ट बिकॉज उसने अभी का अभी पेमेंट कर दिया, उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन कैश पेमेंट्स, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप अपने बुक में लिखोगे मैंने 20,000 का सेलफोन तो बेचा, पर उसने अभी का अभी पेमेंट कर दिया इसलिए मैंने उसको 5% का डिस्काउंट दिया, तो जितना भी नेट आया वो आपका हो गया सेल्स। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस तो बहुत ईजी है। प्रॉफिट मतलब कमाई, लॉस मतलब नुकसान। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं प्रॉफिट। When selling price of good is more than its cost price, it is known as profit. अच्छा, यहाँ पर कुछ टर्म्स है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का भाव, हिंदी में देखा जाए तो सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का भाव, और कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का पैसा, कितने में खरीदा उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कितने में बेचा उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो आपने वो जो 20,000 सेलफोन था ना, आपने सेल किया है उसको 20,000 में और ख़रीदा था 18,000 में, तो आपने 2,000 कमा लिए ना, उसे कहते हैं प्रॉफिट। यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है, इफ़ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड ऑल द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 30,000, द प्रॉफिट विल बी 20,000। मतलब सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट प्राइस इज़ योर प्रॉफिट। ओके, तो अब लॉस क्या होगा गाइस? लॉस मतलब उल्टा नुकसान। मतलब आपका जो सेलफोन था आपने बेचा 20,000 में, बट उसका खरीदने का प्राइस था 22,000, तो अब हो गया आपका 2,000 का नुकसान। लॉस मतलब नुकसान। तो पढ़ लेते हैं, व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, इट इज़ कॉल्ड एज लॉस। लॉस विल बी कॉस्ट प्राइस लेस सेलिंग प्राइस। एक एग्जाम्पल है, उसमें भी 50,000 का गुड्स था पर 60,000 में कॉस्टिंग हो गया, तो 10,000 का नुकसान हो गया। अच्छा गाइस, इसमें जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंडिचर। अभी हमने एक्सपेंडिचर का मतलब पढ़ा था, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो आपने जितना भी खर्चा किया है ना वो सबको आप कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे। एक एग्जांपल लेते हैं, वो जो सेलफोन आपने बेचा, सेलिंग प्राइस तो 20,000 था और परचेज प्राइस 18,000 था, राइट। बट आप है ना यहाँ से लेके दूसरे बंदे के पास गए टैक्सी में, और टैक्सी का पैसा आ गया 100 रुपया। तो अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 18,000 जो सेलफोन खरीदने का पैसा था प्लस 100 रुपया जो टैक्सी में लग गया, तो 18,100, और आपने बेचा कितना? 20,000 में। तो अभी भी आप 1,900 का प्रॉफिट कमा रहे हो। ओके गाइस, ये था टर्म प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, लॉस मतलब नुकसान। सो अब हम लास्ट टर्म देख रहे हैं, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वो बंदा जिसके पास एसेट्स इज़ मोर देन हिज लाइबिलिटी, मतलब उसके पास जितना भी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, ये सारी चीज़ें ना वो ज़्यादा है वैल्यू में, और उसको जो रीपे करना है वो वैल्यू में कम है, तो वो बंदा होता है सॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट क्या होगा? उसका उल्टा, मतलब उसको बाहर वालों को ज़्यादा पैसे देने हैं और उसके पास खुद की प्रॉपर्टी कम है, राइट। पढ़ लेते हैं। सॉल्वेंट, इफ अ पर्सन्स एसेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटी और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी, ही इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन। मतलब एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल है, अ पर्सन टोटल एसेट हैज़ बीन कैलकुलेटेड टू 50 lakhs एंड हिज टोटल डेट्स वेर 30 lakhs। तो चलो, डेट मतलब लाइबिलिटी, डेट इंग्लिश वर्ड है ना, डेट, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो एसेट्स है 50 लाख का,
डेट मतलब लाइबिलिटी है 30 लाख की, तो क्या वो सॉल्वेंट है? यस, वो सॉल्वेंट है। तो अब इंसॉल्वेंट क्या होगा? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स, इज अ इंसॉल्वेंट पर्सन, मतलब एसेट्स लेस देन लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल है, अ पर्सनस टोटल एसेट्स इज कैलकुलेटेड एज 20 लाख बट ही हैज़ टू पे टोटल डेट्स एज 50 लाख। डेट्स मतलब लाइबिलिटी। तो एसेट है सिर्फ 20 लाख का, उसको बाहर वालों को पे करना है 50 लाख, तो अब वो हो गया इंसॉल्वेंट। So guys, this was all for today. If you have any doubt, you can mail me on simplegen3094@gmail.com. Please check the description for the notes below and for the link of the previous and the next lecture. Thank you.